नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है तुम हम सफ़र हो हमारे, और इसके 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये छठा पार्ट है। ये छठा पार्ट सुनने से पहले इससे पहले के 5 पार्ट ज़रूर पढ़िएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक में मिल जाएंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, मैं एक कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ, जिसमें लर्निंग के साथ साथ अर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति अपनी जो भी जॉब प्रोफाइल में है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, जिस व्यक्ति को फ़ोन चलाना आता है और अच्छे से थोड़ा बहुत बात करना आता है, तो वो व्यक्ति मेरे साथ जुड़ करके, हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ करके लर्न प्लस अर्न की अपॉर्चुनिटी ले सकता है। इसके लिए आपको स्क्रीन पर जो ये मेल आईडी दिख रही है, इस मेल आईडी से आप मुझे मेल करें, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगी। तो दोस्तों, इसमें क्या होने वाला है, इसमें क्या वर्क होने वाला है, क्या नहीं, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको समझा दूँगी। आप अगर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। लेकिन ध्यान रहे, मेल करते टाइम अपना मोबाइल नंबर ज़रूर उसमें डालें, ताकि मेल करें मुझे, ताकि मैं आपको उसमें कॉन्टैक्ट कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस नए पार्ट को अभी शुरू करते हैं। अनिकेत को ध्यान आता है कि उसके कपड़े खराब हो गए हैं। वो अवनी से कहता है कि मैं चेंज करके आता हूँ। अवनी हाँ में अपना सिर हिलाती है। जब तक डॉक्टर भी रूम में आकर अवनी को चेक करने लगे, समीर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, और जब तक तुम कुछ मत खाना। कुछ मत का मतलब कुछ भी नहीं खाना है। अवनी ने बस हाँ में सिर हिलाया। समीर रूम से बाहर चला गया। डॉक्टर ने अवनी को चेक करके कुछ दवाइयाँ दी और रेस्ट करने के लिए कहकर वो भी चले गए। अनिकेत के चले जाने के बाद अवनी साइड में रखे टेबल से फ़ोन निकालती है और किसी को मैसेज करके फ़ोन रख देती है। अवनी अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती है। कुछ देर में समीर आता है। समीर अवनी को कुछ खाने के लिए देता है और जाके सोफे पर बैठकर अपना फ़ोन चलाने लगता है। अवनी खाने की प्लेट को देख रही थी। समीर ने सिर ऊपर करके देखा। अवनी कभी अपने हाथ में लगे प्लास्टर को देख रही है तो कभी खाने की प्लेट को। समीर ने कहा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? अवनी ने अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें लग रहा है कि मैं ऐसे खाना खा सकती हूँ? समीर ने कहा, तो मैं क्या करूँ? अवनी ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे खाना खिलाओ। समीर ने अपनी एक आईब्रो उठा करके कहा, तुम सच में सोच रही हो कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा? अवनी ने कहा, हाँ। तभी अनिकेत रूम के अंदर आ गया। उसने देखा कि अवनी कभी अपने सामने रखी प्लेट को देख रही है तो कभी समीर को देख रही है। अनिकेत आगे आकर अवनी के पास बैठ गया और बोला, मैं खिला दूँ? अवनी समीर की तरफ देख रही थी। उसके कुछ बोलने से पहले ही समीर बोला, हाँ हाँ, बिग सिस्टर को आप ही खिला दो। अवनी ने चिढ़कर कहा, तुम घर कब जाने वाले हो? समीर ने कहा, क्यों, मैं यहाँ नहीं रुक सकता? अवनी ने अपने हाथ की एक उंगली से रूम के कोने में इशारा करते हुए समीर से कहा, वहाँ अभी भी एक बेड के लिए जगह खाली है। समीर ने कहा, हाँ तो? अवनी ने कहा, तो तुम चाहते हो कि तुम उस बेड पर अपने हाथ में प्लास्टर लगवा कर लेटे रहो? समीर ने कहा, मुझे ऐसा क्या हुआ है? अवनी ने कहा, तुम्हें दिख ही रहा होगा कि मेरा एक हाथ अभी भी सलामत है। समीर ने कहा, तुम सच में मुझे पीटोगी? अवनी ने कहा, क्यों, तुम्हें याद नहीं लास्ट टाइम का इंसिडेंट? समीर को कुछ याद आया। वो हड़बड़ी में दरवाजे की तरफ गया और अनिकेत से बोला, अनिकेत, तुम बिग सिस्टर का ध्यान रखना। अगर मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। अभी मैं घर जा रहा हूँ। इतना कहकर उसने दरवाज़ा खोला और रूम से बाहर निकल गया। अनिकेत ने कहा, अब तुम खाना खा लो। अवनी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अनिकेत अवनी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। अवनी चुपचाप खाना खाने लग गई। अनिकेत ने अवनी को मेडिसिन खिलाई और उसे लेटाकर सोफे पर बैठ गया। अवनी छत को देखते देखते सो गई। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अवनी का हाथ काफ़ी हद तक ठीक हो गया था, इसलिए वो अपना काम करना चाहती थी, लेकिन अनिकेत के मना करने पर वो कुछ नहीं करती थी।
अनिकेत अवनी का ख्याल रखता था। वो उसका छोटा छोटा काम करता रहता था। वो दोनों कभी कभी कुछ बातें भी कर लिया करते थे। एक दिन अवनी बेड पर लेटे लेटे फ़ोन चला रही थी। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आया। उसने अपना सिर घुमाकर अनिकेत की तरफ देखा। वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अनिकेत को लगा अवनी उसी की तरफ देख रही है, तो उसने सिर उठाकर देखा और अवनी से कहा, कुछ काम है? अवनी ने कहा, हम घर कब जाएंगे? अनिकेत ने कहा, अभी तुम ठीक नहीं हो। अवनी ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, देखो मैं सही हूँ, मुझे घर जाना है। अनिकेत को अवनी की हरकतें बच्चों जैसी लगने लगी। उसे हंसी आने लगी। उसने अवनी से कहा, ठीक है, मैं डॉक्टर से पूछ लूँ? अवनी ने बच्चों की तरह हाँ में गर्दन हिलाई। अनिकेत ने सोफे पर लैपटॉप रखा और रूम से बाहर निकल गया। अनिकेत की जाते ही अवनी ने फ़ोन पर किसी से बात की और फिर फ़ोन काट कर परेशान हो गई। तभी खिड़की पर बैठे डीएम ने कहा, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? अवनी ने कहा, नहीं, सब ठीक है। डीएम ने कहा, लगता तो नहीं है। अवनी ने कहा, नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, सब ठीक है। फिर डीएम ने कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन अवनी और अनिकेत अपने घर वापस आ गए। अनिकेत ने अवनी को गोद में उठाकर रूम में ले जाया और बेड पर लेटा दिया। अवनी आराम से बेड पर सोने लगी। अनिकेत ने अवनी के सिर पर हाथ फेरा और बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने अवनी को चलने की कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन अवनी को अपना पैर नीचे रखती ही नहीं थी। अनिकेत उसकी हरकतें देखकर बोला, अवनी, तुम पैर नीचे रखो। अवनी ने कहा, दर्द होगा। अनिकेत ने कहा, नहीं होगा। अवनी बोली, पक्का ना? अनिकेत ने हाँ में अपना सिर हिलाया। अवनी ने पैर नीचे किया, लेकिन फिर ऊपर खींच लिया। अनिकेत ने कहा, क्या हुआ? अवनी ने कहा, मैं नीचे गिर जाऊंगी। अनिकेत ने अवनी को साइड से पकड़ लिया और कहा, ये लो, अब नहीं गिरोगी। अवनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। अवनी ने पैर नीचे रखा और आगे चलने की कोशिश करने लगी। कुछ कदम चलने के बाद उसका पैर दर्द होने लगा, जो कि उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। लेकिन अनिकेत ने उसे वापस बेड पर लेटा दिया। ऐसे ही अवनी धीरे धीरे चलने लगी। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरीके से ठीक हो गई थी और ऑफिस जाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार थी। अनिकेत ने अवनी को आराम करने को कह रखा था, इसलिए वो घर पर ही रहती थी। एक दिन अवनी घर पर बैठे फ़ोन चला रही थी। तभी उसे अनिकेत का फ़ोन आया। उसने अनिकेत का फ़ोन उठाया और हेलो कहा। अनिकेत ने कहा, मैं 2 दिन बाद तुमसे मिलूँगा, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। अवनी ने ठीक है कहा। अनिकेत ने कहा, तुम अपना ध्यान रखना। अवनी ने बस हाँ कहा और अगले दिन सुबह अवनी तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकली। कार में बैठे बैठे उसे लगा जैसे उसकी कार का कोई पीछा कर रहा है। उसने कार कुछ दूरी पर रोकी और कार से निकलकर एक कैफ़े में बैठ गई। तभी उसके सामने एक ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए एक आदमी आया। उसे देखकर अवनी ने कहा, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? वो बोला, नो मैम, मेरा नाम सौरभ है और मुझे अनिकेत सर ने आपकी सेफ्टी के लिए एज ए बॉडीगार्ड अपॉइंट किया है। अवनी ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है। सौरभ ने कहा, लेकिन मैम, सर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं आपके आसपास ही रहूं। तो अवनी ने कहा, आप वापस जाओ, मुझे आपके होने से ही प्रॉब्लम होगी। मुझे आपके साथ या किसी के भी साथ आने जाने में अनकंफर्टेबल लगता है। सौरभ ने यस मैम कहा और वहाँ से चला गया। अवनी ने कभी सोचा भी नहीं था कि अनिकेत उसकी सेफ्टी के लिए किसी को अपॉइंट भी कर सकता है। उसने जेब से फ़ोन निकाला और अनिकेत को कॉल किया, लेकिन अनिकेत ने उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसने सोचा कि मीटिंग में होने की वजह से फ़ोन साइलेंट होगा, इसलिए उसने फ़ोन जेब में रखा और ऑफिस चली गई। अवनी आज बहुत दिनों बाद ऑफिस आई, इसलिए सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। अवनी शाम को कंपनी से बाहर निकली तो उसने सौरभ को देखा, जो कि अपनी कार से टेक लगाए हुए खड़ा था। अवनी ने अवनी सौरभ की तरफ बढ़ गई और कहा, मैंने मना किया था ना? सौरभ ने कहा, सॉरी मैम, लेकिन मुझे अपना काम करना होगा। लेकिन आप चिंता ना करें,
मैं कभी आपके सामने नहीं आऊँगा। अवनी अब परेशान हो गई थी। वो कुछ कहने ही वाली थी, तभी सौरभ का फ़ोन बजने लगा। अवनी ने देखा, उस पर बॉस नाम फ्लैश हो रहा था। सौरभ ने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो बॉस। सामने से आवाज़ आई तो सौरभ बोला, अनिकेत सर। उन्हें क्या हुआ? अनिकेत का नाम सुनकर अवनी के कान खड़े हो गए। सामने से आवाज़ आई तो सौरभ ने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आप एड्रेस सेंड कर दो, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। सौरभ ने फ़ोन काट दिया। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। अवनी ने उस मैसेज को पढ़ लिया। सौरभ ने कहा, मैम मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। सौरभ ने कहा, और वो तेज़ी से कार में बैठ गया। अवनी भी अपनी कार में बैठ गई और तेज़ी से सौरभ का पीछा करने लगी। उसने प्रेरणा को कॉल किया और उसका पासपोर्ट एयरपोर्ट पर लाने के लिए कहा और बार बार अनिकेत को कॉल कर रही थी, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था, जिससे वो और भी ज़्यादा परेशान हो गई। सौरभ ने एयरपोर्ट के सामने कार रोकी और अंदर चला गया। अवनी भी उसके पीछे चली गई। तभी उसकी नज़र प्रेरणा पर गई। उसने प्रेरणा से पासपोर्ट लिया, कार से बैग लिया और प्रेरणा को कार की चाबी देकर एयरपोर्ट के अंदर चली गई। प्रेरणा ने हाथ में पकड़ी चाबी को देखा और कार में बैठकर वापस चली आई। अवनी सौरभ के पीछे ही सेम प्लेन की टिकट ली और सौरभ के साथ ही प्लेन में चढ़ गई। सौरभ अवनी से बेखबर सफ़र कर रहा था। अवनी ऐसी जगह बैठी थी जहाँ से सौरभ उसे नहीं देख सकता था। अवनी अनिकेत का नाम सुनकर परेशान हो गई थी। ऊपर से उसके फ़ोन करने के बाद भी अनिकेत ने कॉल नहीं उठाया, जिससे उसकी परेशानी और भी बढ़ गई थी। कुछ घंटों के बाद सौरभ एयरपोर्ट से निकला और कैब में बैठ गया। अवनी भी उसके पीछे दूसरी कैब से उसका पीछा करने लगी। उसने कैब में अपना फॉर्मल ब्लैक बिजनेस शूज़ निकाला और शर्ट की आस्तीन को फोल्ड कर दिया और बैग से एक जैकेट निकाल कर उसमें पहन लिया। उसने एक जैकेट की कैप को ऐसे पहना जिससे सिर्फ उसके होंठ दिख रहे थे और सूट को बैग में डाल लिया। कुछ देर बाद सौरभ ने अपनी कैब रुकवाई और पैदल चलने लगा। अवनी ने भी अपनी कैब रुकवाई और उसके पीछे चलने लगी। सौरभ एक बिल्डिंग में चला गया। अवनी भी उसके पीछे बिल्डिंग में चली गई। वो एक खंबे के पीछे खड़ी हो गई। उसने देखा सौरभ और उसके साथी थे, लेकिन कहीं भी अनिकेत नहीं था। सौरभ ने देखा वहाँ अनिकेत या कोई नहीं है, तो उसने एक आदमी से कहा, रोमी, तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? रोमी ने कहा, मुझे अनिकेत सर का मैसेज आया था। सौरभ ने कहा, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। रोमी ने कहा, तभी किसी के चलने की आहट सुनाई दी। अवनी खंबे के पीछे खड़ी देख रही थी। एक औरत जिसने ब्लैक कलर का शोल्डर कट का टॉप और जींस पहने हुई थी, उसके साथ के आदमी जिन्होंने ब्लैक कलर के टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी, वो दोनों अंदर आए और अपने साथियों से बोले, इतने ही हैं। सब ने हाँ में गर्दन हिलाई। तभी उस औरत ने अपने आदमी से कहा, जैक, अब तुम इन सब को संभाल लो। जैक ने कहा, ठीक है वेरोनिका। जैक आगे आया और सौरभ और उसके साथियों से बोला, तुम सब में से रोमी कौन है? सौरभ ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जैक ने हंसते हुए कहा, हमने तुम्हें पकड़ रखा है, तुम हमसे ही सवाल कर रहे हो, ये तो कोई तरीका नहीं होता। फिर सीरियस होकर, जल्दी से ये बताओ रोमी कौन है, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं पता लगाने के। अब सौरभ और रोमी का शक यकीन में बदल गया कि उन्हें धोखे से यहाँ बुलाया गया है। वेरोनिका ने चिढ़ते हुए कहा, जैक, तुम्हें इतने प्यार से बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हाथ में पकड़ी हुई गन को सौरभ के एक साथी पर चला दी। गोली जाकर उसके हाथ में लगी और अपना हाथ दूसरे हाथ से उसने पकड़ लिया और पकड़कर चीखा, अब बताओ वरना अगली गोली सर पर। सौरभ के साथी ने चीखते हुए रोने की तरफ इशारा कर दिया। वेरोनिका ने जैक से कहा, इसे ले चलो, इसका बॉस अनिकेत इसका वेट कर रहा होगा। जैक रोमी को पकड़ता है, लेकिन रोमी उस पर हमला करने लगा। इसलिए जैक ने अपनी गन उस पर तान दी और रोमी ने कहा, चलो, टाइम नहीं है हमारे पास। रोमी ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और उसके साथ जाने लगा। जैक, वेरोनिका और उसके साथी दरवाजे की तरफ बढ़ गए।
सौरभ ने अपनी गन निकाली। तभी वेरोनिका ने पीछे मुड़कर कहा, कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारा सो कोल्ड बॉस मारा भी जा सकता है। इतना कहकर तेजी से वो बाहर निकल गई और कार में बैठ गई। उनके जाने के बाद सौरभ ने कहा, जल्दी। जैसे ही बाहर अपनी कार की तरफ गए तो उन्होंने देखा उनकी कार के टायर की हवा निकाल दी गई है। सौरभ ने तुरंत कॉल करके दूसरी कार लाने को कहा। इधर जैक, वेरोनिका और उसके साथी कार से उस जगह पर पहुंचे। सब लोग कार से नीचे उतरे और रोमी को लेकर आगे बढ़ गए। रोमी ने नज़रें घुमाकर जगह को देखा। सामने एक बिल्डिंग थी, उसके आसपास कोई बिल्डिंग या कुछ भी नहीं था। वो बिल्डिंग देखने में काफ़ी अच्छी थी। वो अंदर की तरफ बढ़ गए। कुछ देर बाद रोमी को एक कमरे में ले जाया गया, जहाँ चारों तरफ ब्लैक ड्रेस पहने बॉडीगार्ड खड़े थे। रोमी ने देखा उसे 10 कदम दूर अनिकेत को एक चेयर से बांधा हुआ था और अनिकेत अपनी आंखें खोलने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसके सिर पर हल्की चोट लगी थी। रोमी अनिकेत की तरफ बढ़ने लगा तो जैक ने कहा, जल्दी अपना भरत मिलाप करो, वरना अनिकेत को दिए गए ड्रग्स का असर शुरू हो जाएगा। रोमी ने कहा, क्या किया है तुमने बॉस के साथ? जैक ने कहा, जल्दी मिल लो, फिर मत कहना कि तुम उससे आखिरी बार मिल भी नहीं पाए। रोमी को अनिकेत की ज़्यादा चिंता थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे अनिकेत की तरफ जाने लगा। तभी किसी के मुंह से चीख निकली। वेरोनिका ने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गई। उसके सारे बॉडीगार्ड्स जमीन पर ढेर हो गए थे और जैक के सिर से खून बह रहा था। वो एकदम डर गई। रोमी ने जब देखा तो वो खुद भी हैरान था। तभी किसी के चलने की आहट आई तो उन्होंने देखा एक शख्स जिसका चेहरा जैकेट की कैप से ढका है, वो हाथ में गन को घुमाते हुए अंदर आ रहा है। ये है अवनी, जिसकी जैकेट की वजह से उसका चेहरा दिख नहीं रहा है। अवनी के हाथ में गन घुमाते हुए अंदर आ गई, अनिकेत के पास चली गई और उसको खोलने लगी। उसकी हुडी की वजह से कोई उसका चेहरा देख नहीं पा रहा है। उसने अनिकेत को खोला और टेबल पर ही रखी पानी की एक बोतल उसके तरफ बढ़ा दी। फिर जाकर सोफे पर बैठ गई और बोली, किसके कहने पर तुम अनिकेत को यहाँ लाए हो? अवनी की आवाज़ में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था, जो किसी के अंदर डर पैदा करने के लिए काफ़ी था। वेरोनिका अवनी की आवाज़ से अंदर तक डर गई। फिर खुद को संभालते हुए उसने कहा, तुम कौन हो? फिर हाथ में पकड़ी गन अवनी की तरफ पॉइंट करके, और मेरे साथियों को क्यों मारा? अवनी ने अपने पैर पर दूसरा पैर रखा और कहा, मुझे मेरा जवाब दो, वरना। अवनी ने अपनी बात आधी छोड़ दी, लेकिन वेरोनिका ने कहा, नहीं, अब तुम मरोगी। तभी गन की आवाज़ आई और वेरोनिका जमीन पर। रोमी जो ये नज़ारा देख रहा था वो हैरान था। तभी कि कोई आदमी अंदर आया और अवनी के सामने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और सिर नीचे करके कहा, बॉस, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, अनिकेत की तरफ इशारा करके, कि ये आपके साथ है। अवनी ने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, बॉस, मेरा नाम ऋषभ है। एक बार आपने मेरी जान बचाई थी, तब मैंने आपको बॉस कहा था, लेकिन आप उस टाइम जल्दी में थी, इसलिए मुझ पर ध्यान नहीं दिया। रोमी ने सुना थी, इसका मतलब कौन है ये? रोमी यही सोच रहा था कि किसी लड़की ने ऋषभ को, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा क्रिमिनल था, उसके आगे झुका रखा है। आखिर वो है कौन? तभी अवनी ने अपनी जैकेट की कैप को नीचे कर दिया। अवनी का चेहरा देखकर रोमी और भी हैरान हो गया। अवनी ने कहा, जल्दी, किसके कहने पर तुम इन्हें लाए हो? ऋषभ कुछ कहता उससे पहले ही अनिकेत की आवाज़ अवनी के कानों में पड़ी। अवनी अपनी जगह से खड़ी हुई और अनिकेत के पास आ गई तो उसने देखा अनिकेत कुछ बड़बड़ा रहा है। अवनी ने ऋषभ से कहा, क्या किया है तुमने इनके साथ? ऋषभ ने कहा, वो ड्रग्स दिए गए हैं इन्हें। अवनी ने कहा, रोमी, तुम ऋषभ को कांटेक्ट नंबर ले लो, अभी टाइम नहीं है, हम बाद में बात कर सकते हैं। रोमी ने वैसा ही किया। अवनी ने अनिकेत का हाथ अपने कंधे पर रखा और उसे लेकर जाने लगी। रोमी ने भी अनिकेत को सहारा दिया और अनिकेत को बिल्डिंग से बाहर ले आए।
अवनी ने अनिकेत को एक कार में बैठा दिया और उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठकर ऋषभ से बोली, मैं ये कार ले जा रही हूँ, जल्दी ही मिलेंगी और आशा है मेरे सवालों के जवाब भी। इतना कहकर वो कार चलाने लगी। ऋषभ वहाँ खड़ा रहा। उसने सोचा, जब रोमी को जैक और उसके साथी लाए थे तब वो कार में बैठकर सीसीटीवी के जरिए सब देख रहा था। तभी उसका ध्यान गया कि कोई जैक की कार की डिग्गी से निकला। वो उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, तो वो अवनी ही थी। अवनी तेज़ी से अंदर गई और वहाँ पर तैनात बॉडीगार्ड को मारते हुए आगे बढ़ रही थी। वो खुद हैरानी से अवनी को देख रहा था। वो खुद उस शख्स का चेहरा देखना चाहता था जो अकेले ही उसके आदमियों को मारने की काबिलियत रखता है। तभी उसने अवनी का चेहरा देख लिया। वो हैरान रह गया। उसे याद आया कि एक बार अवनी ने उसको मौत के मुंह से बचाया था। उसने तेजी से कार का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। उसने अंदर जाकर देखा तो उसे सिर्फ और सिर्फ लाशें ही लाशें मिली। सामने अवनी। यहाँ अवनी, अनिकेत और रोमी कार में जा रहे थे। रोमी अनिकेत के पीछे बैठा था, अनिकेत को संभाल रहा था। उसने कहा, मैडम आप यहाँ? अवनी ने कार ड्राइव करते हुए कहा, बाद में बात करते हैं। रोमी ने सिर्फ गर्दन हिला दी। वो खुद हैरान था। बॉस यानी कि अनिकेत की वाइफ इतनी डेयरिंग है। अवनी कार को तेजी से सड़क पर भगा रही थी। वो बार बार अनिकेत को फ्रंट मिरर के जरिए देख रही थी, जो अभी भी बड़बड़ाए जा रहा था। अवनी ने कार को एक बड़े से बंगले के अंदर ले गई। गार्ड ने अवनी को देखकर दरवाज़ा खोला। अवनी कार से नीचे उतरी और गार्ड को कार की तरफ इशारा करके कार के पीछे का दरवाज़ा खोला। अनिकेत को कार से बाहर निकालने लगी। रोमी भी उसकी मदद कर रहा था। अवनी अनिकेत को लेकर बंगले के अंदर चली गई। अवनी, अनिकेत और रोमी जैसे ही बंगले के अंदर पहुंचे, रोमी ने सोफे पर एक शख्स को देखा जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। रोमी ने ध्यान वहाँ न देकर अनिकेत से लगाया। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई, तुम वापस आ गई, जिसके कारण अवनी और रोमी रुक गए। रोमी ने जब उस शख्स का चेहरा देखा तो उसके मुंह से निकला, आप यहाँ? अनिकेत अवनी अनिकेत को पकड़े हुए थोड़ा पीछे घूमी तो उसने देखा पीछे डीएम खड़ा था। अवनी ने कहा, डॉक्टर को कॉल करो। डीएम ने हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। अवनी रोमी की तरफ देखती है जो अभी भी हैरान खड़ा था। अवनी ने कहा, रोमी हम बाद में बात करते हैं। रोमी हाँ में सिर हिलाकर अवनी के साथ मिलकर अनिकेत को कमरे में ले जाने में मदद करता है। अवनी अनिकेत को बेड पर लिटाकर रोमी से बोलती है, तुम रेस्ट कर लो, मैं यहाँ हूँ। रोमी हाँ में सिर हिलाकर रूम से बाहर चला जाता है। तभी अवनी को अनिकेत की आवाज़ आती है। वो गर्मी गर्मी बोलकर अपने कपड़े खींच रहा होता है। अवनी जल्दी से एसी का तापमान कम कर देती है और अनिकेत के पास जाकर उसके जूते और कोट निकालने लगती है। अनिकेत अब भी अपने शर्ट को खींच रहा था, जिसकी वजह से शर्ट के बटन भी टूट जाते हैं। तभी डीएम डॉक्टर को लेकर आते हैं। डॉक्टर अनिकेत को चेक करने के बाद अनिकेत को एक इंजेक्शन देकर चला जाता है। डीएम अवनी से कहता है, तुम रेस्ट कर लो जब तक मैं भाई के पास हूँ। अवनी डीएम से कहती है, मैं यहीं रुकूंगी, तुम यहाँ अभी अभी आए हो, जाओ और रेस्ट कर लो। डीएम ठीक है कहकर अपने रूम से बाहर चला जाता है। डीएम के जाने के बाद अवनी अनिकेत के पास बैठकर उसे देखने लगती है। अवनी को याद आता है कि कैसे अवनी का जब एक्सीडेंट हुआ था, अनिकेत उसके बेड से उसे उठने भी नहीं देता था। वो घर से ही अपना सारा काम करता था और अवनी के सामने सोफे पर बैठकर अवनी से बातें करता रहता था। अवनी को याद आता है कि जब वो सोते समय हिलती डुलती थी, तब भी वो अवनी की चोटों को दुखने के बजाय बचाने के लिए पूरी रात जागता था। अवनी को अगर रात में पानी भी चाहिए होता था, तब भी अनिकेत उसके सामने पानी का गिलास लिए होता था। अनिकेत की केयर को याद करते करते अवनी के होठों पर मुस्कान आ जाती है। अवनी झुक के अनिकेत के माथे पर किस कर लेती है। कुछ देर अनिकेत को देखते देखते अवनी की आंख लग जाती है। तभी उसे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है। वो जल्दी से अपनी आंखें खोलकर देखती है। अनिकेत अपने हाथ पैर हिला रहा था
और बड़बड़ाते जा रहा था। अवनी अनिकेत के पास जाकर सुनती है तो अनिकेत को गर्मी लग रही होती है। अवनी परेशान होकर डॉक्टर को कॉल करती है और सब बताती है। डॉक्टर ने कहा, आप इन्हें सावर के लिए ले जाओ, क्योंकि इन्होंने पहले ही शराब पी थी और फिर उन्हें इंजेक्शन भी दिया गया था। इंजेक्शन का असर तो मेरे द्वारा दिए गए इंजेक्शन से ख़त्म हो गया, लेकिन शराब का नशा उतारने के लिए सावर देना ज़रूरी है। अवनी डॉक्टर की बात सुनकर कॉल कट कर देती है और अनिकेत को वॉशरूम में लेकर जाने लगती है। अनिकेत को शावर के नीचे बैठा कर अवनी थोड़ी दूरी पर खड़ी हो जाती है। अवनी को याद आया कि जब अनिकेत अवनी को चलने के लिए हेल्प कर रहा था, एक दिन अनिकेत ने रोज़ की तरह ही अवनी को साइड से पकड़ा हुआ था। अवनी ध्यान से एक एक पैर रख रही थी। अवनी चल रही थी, तभी अनिकेत का फ़ोन बजने लगा था। अनिकेत ने फ़ोन पर की तरफ ध्यान दिया। अवनी ने अनिकेत के चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल गया था कि कॉल बहुत ज़रूरी है। अनिकेत कॉल कट करने वाला था, तभी अवनी ने उसे कॉल रिसीव करने के लिए कह दिया। अनिकेत अवनी को वैसे ही पकड़े कॉल पर बात करने लगा और अवनी उसकी तरफ देखने लगी। जब अनिकेत ने कॉल कट करके फ़ोन जेब में रखा, तभी अवनी ने अपना पैर आगे बढ़ा दिया, लेकिन ज़्यादा देर चलने के वजह से अवनी संभल नहीं पाई और नीचे गिर गई। अनिकेत, जो कॉल की वजह से किसी सोच में खोया हुआ था, वो अवनी के हिलने से होश में आया। उसने देखा अवनी गिरने वाली है, तो अनिकेत ने बिना एक भी पल गवाए अवनी को अपने आगे कर दिया, लेकिन वो दोनों ही संभल नहीं पाए और नीचे गिर गए। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों।